भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। एक अति महत्वपूर्ण सूचना आप सबको देना चाहेंगे। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी जो बिजनौर के हैं, उन्होंने 2 अप्रैल को यह सरकारी आदेश समस्त चिकित्सा अधिकारियों को भेजा है, जिसमें कहा है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो अभियान है उसके अंतर्गत मना करने वाले जो परिवार हैं उनके बारे में है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे परिवार हैं जो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत बच्चों के टीकाकरण कराने से मना करते हैं, और ऐसे परिवारों के लिए विभाग क्या जो है प्रतिक्रिया दे रहा है। आइए सभी राज्यों की बहनों इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जो केपी सिंह जी हैं बिजनौर के मुख्य विकास अधिकारी, उनके द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। लेटर की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसा कि आपको अवगत वगैरह कराना चाहेंगे कि भारत सरकार 2 वर्ष तक के बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित करने के लिए 90% का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है। इसी क्रम में शासन द्वारा नियमित जो है टीकाकरणों पर ध्यान भी दिया जाता है। इस दौरान अवलोकन क्या किया जा रहा है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो टीकाकरण कराने का विरोध करते हैं, और ऐसे परिवारों को समझाने और टीकाकरण कराने के लिए आपके द्वारा ब्लॉक पर एक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। तो यहां पर ऐसे में चिकित्सा अधिकारी और बीसीपीएम और आपके बीपीएम और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, पंचायती राज विभाग वाले और बाल विकास विभाग यानी आंगनबाड़ी बहनों आपके विभाग वाले और आपूर्ति विभाग वाले, ये सभी लोगों को उस जो है रिस्पांस टीम में जो है शामिल किया गया है। तो ब्लॉक रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं। आगे लिखा गया, अतः आप अपने विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी जो हैं उनसे समन्वय करें। विकास खंड में टीकाकरण से इनकार करने वाले जो परिवार हैं, जिस भी क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में हैं, उन क्षेत्रों की पहचान करो, और उसके बाद में वहां के जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं, यानी प्रभावशाली का तात्पर्य है गांव घर में ऐसे लोग जिनकी जनता ज्यादा सुने, मान लो ग्राम प्रधान हो गए, या ऐसे इज्जतदार लोग या जिनकी बातें ज्यादातर जो है लोग वहां पर मानते हो। तो कोटेदार हैं, प्रधान हैं, सभासद हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और स्वास्थ्य वाले पर्यवेक्षक हैं, आदि लोगों का सहयोग लो, और सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के अंतर्गत जो विरोधी परिवार हैं उनका 100% टीकाकरण भी कराओ। तो ये यहां पे बोला जा रहा है, और वो भी केवल आंगनबाड़ी बहनों आपके लिए ही जिम्मेदारी नहीं है, इन सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आपको अवगत करा रहे हैं कि ऐसे मामलों में क्या होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कृपया कोई भी काम जब आप करें, ऊपर से ऑर्डर आए, तो देख लें और किस किस को वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सभी जिम्मेदार जब साथ में होंगे तो कामों को करवाने में आसानी होगी। और जब आप सोचो एक अकेली आंगनबाड़ी जाए तो वहां पर कोई उसकी बात को नहीं मानेंगे विरोध करने वाले परिवार। वो कहेंगे बच्चा हमारा, हम करेंगे सो करेंगे, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, ऐसे भी बोलेगा। वहीं अगर आपके साथ ग्राम प्रधान है, कोटेदार हैं, सभासद हैं, जो भी है आपके वहां के बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर वो भी सामने होंगे तो उनके सामने उनको मना करने में जरूर कुछ ना कुछ 4 बार सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी ऐसे कामों में आगे बढ़े तो आपके साथ बाकी के लोग भी होना अति आवश्यक है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आपके साथ हो ना कुछ हो, और जो लक्ष्य रखे गए हैं वो भी हासिल किए जा सके। वही बात करते हैं बहनों, इस पिछले वाली जो है लेटर के बारे में अनीता बहन ने जो भेजा है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आती हैं। अब बात करने वाले हैं एक ऐसी जानकारी की जिसको जान करके आप सब भाई बहनों को, काफी लोगों को जो है आश्चर्य होगा। राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, ऐसा एक खबर अखबार में छपा है। आइए देखते हैं। ये जो खबर है छत्तीसगढ़ राज्य की है। कहां की है? छत्तीसगढ़ राज्य की है। बताया जा रहा है कि पेंशनरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनेगा पेंशन सेल। तो एक पेंशन सेल बनाया जा रहा है, 221 करोड़ रुपए की यहां पर बचत होगी। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। वहीं चलते हैं आगे, आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं।
बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारी इनके लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के अध्ययन के लिए राजस्थान राज्य भेजे गए अध्ययन दल का प्रतिवेदन भी वित्त विभाग को प्राप्त हो गया है। इस संबंध में चर्चा के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 6 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बैठक जो है होनी थी और 6 अप्रैल हो गया है, बैठक हो चुकी होगी। बात करते हैं आगे। कह रहे हैं कि बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था को कब से लागू किया जाना है और कर्मचारी अंशदान कटौती कब से बंद की जाएगी, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही एनपीएस के अंतर्गत पूर्व में की गई कर्मचारी अंशदान कटौती राशि और नियोक्ता अंशदान इनके प्रबंधन एनपीएस अभिदाताओं का जो है यहां पर जीपीएफ या पीडीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया वहां पर डीपीएफ है, तो डीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया नवीन जो है यहां पर जीपीएफ की अकाउंटिंग महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी रखने अथवा यह कार्य राजस्थान की तर्ज पर राज्य शासन के वित्त विभाग के अंतर्गत लगाए जाने को लेकर विचार हो रहा है। इसके अलावा पेंशनरों को सुगमता पूर्वक भुगतान व पेंशनरों की कठिनाइयों के निराकरण के लिए एक पेंशन सेल के गठन की आवश्यकता और संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के बाद सेवानिवृत्ति या दिवंगत कर्मचारियों के प्रकरणों का निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं एक 221 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिस पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्होंने अपने बजट भाषण में राज्य के 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से प्रदेश में 2,95,000 से अधिक शासकीय कर्मचारियों के साथ ही राज्य शासन को भी फायदा होगा। वर्तमान में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य शासन व कर्मचारियों का 10% अंशदान की कटौती की जा रही है। यह राशि प्रति माह 221 करोड़ रुपया होती है। तो आप देखिएगा यहां पर अंशदान जो कट रहा है विभाग से वो भारी भरकम है, और यहां तक कि अब जो बेचारे छोटे गरीब कर्मचारी हैं जिनके लिए ऐसा नहीं था, धीरे धीरे करके वो भी लादा जा रहा। उदाहरण स्वरूप आप सब जानते हैं आंगनबाड़ी बहनें कई राज्यों में आंगनबाड़ी जो है यहां पर प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के नाम से खातों से कटौतियां हो रही हैं, ये कहते हुए कि बुढ़ापे में आपको पेंशन मिलेगी। तो प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के तहत जो है पेंशन के दायरे में बहनों को लाया जा रहा है, वो भी मानदेय सेवा वाली बहनों का, मान सेवी बहनों को, और ऐसे में जो है उनके वहां से भी जो है आप लोगों को पता है ये एक तरह की इसी तरह की कटौती ही तो समझ में आ रही है, क्योंकि जिसके पास अभी मौजूदा समय के लिए खाने के लिए ना हो तो अपने भविष्य के लिए उसमें से क्या बचा पाएगा। अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है, अपनी दवाई का खर्चा नहीं निकाल पा रही मैंने, और यहां तक कि जो है कुछ हो नहीं पा रहा है, और ऐसे में उनके अल्प मानदेय से भी जो विभाग अपना काट करके उनके बुढ़ापे के लिए कहरा देंगे। अरे बुढ़ापे में अगर इतनी फिक्र है तो अपने जेब से सरकार को देना चाहिए, ना कि जो उनके पैसे से। या तो पैसा अन्य कर्मचारियों की तरह किया जाए, या फिर जितना दैनिक मजदूरी होती है कम से कम एटलीस्ट उतना तो मिलना चाहिए। अब 300 रुपया अकुशल मजदूर कमाता है डेली का, 30 दिन का, उसका भी 9,000 हो जाएगा। अब फिर भी जो है बहुत से वर्करों को, किसी को 2,000, रसोईया 1,000-2,000 पे लगी है, आशा 1,000-2,000 पे लगी है, और आंगनबाड़ी 5,000, बहुत 6,000, ऐसे जो ज्यादातर राज्यों में लगी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी क्या हालत जो है सबकी बनी हुई है। इधर बात करते हैं 53,000 वाली जो है जो भर्ती थी आंगनबाड़ी की उत्तर प्रदेश में, उसमें फिर से क्या फॉर्म फिल करना होगा, नई वैकेंसी आएंगी क्या, उसमें अप्लाई करेंगे, ये पूछ रही है। तो ऐसा भी कोई भी सीन नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है कि नई भर्ती आएंगी, पुराने जो फॉर्म भरे गए हैं वो हट जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो भर्ती मामले में अभी कुछ भी जो विभाग के स्तर से कहा नहीं गया है, और ये जो लोग कह रहे हैं कि पुरानी फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, पहली वाली रद्द हो गई, वो सब फेक है चीजें, उन पर यकीन ना करें। अभी ऐसा कोई शासन से आदेश नहीं आया है, जब भी कोई आदेश आएगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। वही बात करते हैं, सुनकर के आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था जब कभी 68,000 भर्तियां आती थी, कभी 69,000 भर्तियां आती थी, यानी इतनी भारी संख्या में भर्तियां अध्यापकों की आती थी।
अब एक समय ऐसा आ गया है कि यहां पर 7-7 हजार पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं और 7 हजार में भी अगर आप सहायक के पद देखें तो यहां पर जो है मुश्किल से जो है यहाँ पर 17 हजार के समथिंग अभी आने वाले हैं। अब आप समझिएगा, कभी 68 हजार 69 हजार सहायक अध्यापकों के पद अभी निकले थे, अब जाकर के वहीं 17 हजार पर 17 हजार में 1700 पर आकर के लटक गए हैं, यानी 2000 भी पद नहीं मिल रहे हैं। अब आप सोचो नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो रहा है। शिक्षकों के 7268 पदों पर यहां भर्तियां बताई जा रही, प्रक्रिया तेज हो रही है और यह उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से छपा है। सहायक जो है सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में भर्ती का मामला है और कितने पद खाली हैं तो 4500 प्रशिक्षित स्नातक जो टीजीटी वाले हैं या सहायक अध्यापक वो खाली हैं, 850 प्रवक्ता पीजीटी के खाली हैं, 465 प्रधानाचार्यों के हैं और 1453 जो है प्रधानाचार्य 2019 में प्राप्त, इस तरह से उनके अकॉर्डिंग है। वहीं पर आप देखेगा इस तरह से कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो बताया जा रहा है कि सत्यापन के लिए चयन बोर्ड का जो पोर्टल है वो 16 से 25 अप्रैल तक खुलेगा, इसके बारे में आ रही है। रिक्त पदों को अपडेट करने की सुविधा पोर्टल में दी जाएगी और इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जहां पर देखते हैं आगे क्या होता है, कितने पद बढ़ते हैं या क्या आगे मैटर होता है। अभी कोई भर्तियां ये निकली नहीं है, समायोजन के कारण घट सकते हैं नई भर्ती के पद, तो यहां पर समायोजन हो चुका है जिसके चलते यहां पर बताया जा रहा है कि जो है पद घट सकते हैं। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिसके चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो यहां पर आप देखिएगा इस तरह से आने वाला वक्त काफी कठिनाइयों भरा है, क्योंकि यहां पर लोगों को रोजगार नौकरियां पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। अगर आप मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं, मैं डराना नहीं चाहता, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, क्योंकि सच बताना हमारा कर्तव्य है। आपको एक बेहतर जो है आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है। आप देखिए, बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ, पैदा होने के 2-3 साल तक तो मान लो 2 साल तक कोई बात नहीं, ठीक, उसके बाद वो आराम करेगा, 3 साल से 4 साल का होगा आंगनबाड़ी में जाएगा, ठीक, पढ़ाई उसकी मान लो स्कूल वाला खर्चा फ्री, लेकिन उसका खाने का पीने का धीरे धीरे करके फिर 4 से 5, 5 से 6 ऐसे करके होगा, तो उसका खाने पीने का और बैग बस्ता कॉपी पेन ये सब तो खर्चा लगेगा। अगर इन खर्चों को सालाना का आप जोड़ो और धीरे धीरे जब ये बढ़ते जाएंगे और मान लो कक्षा 1 में पहुंचा तो कुछ और खर्चा बढ़ा, 2 में पहुंचो और बढ़ा, ऐसे करके जब 4-5 में जाएगा तो और ज्यादा बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ेगा तो वहां पर जो है प्राइवेट वाले कभी ड्रेस के नाम पर हर साल चेंज कर दे, कभी कॉपी पेन, कभी मोजा, कभी ये दुनियादारी का सब पैसा तामझाम बनाए हैं। बढ़िया सा व्यापार चल रहा है शिक्षा को लेकर के। तो इस तरह से अगर माँ बाप देखे तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर जब से वो पैदा होता है और जब तक नौकरी नहीं मिलती उसका कितना साल बीतता है। उदाहरण साल की अगर हम बात करें तो जो है 29 साल 30 साल लोगों को पढ़ते पढ़ते ही लग जाते हैं। अब शुरुआत से 29 सालों में उनकी पढ़ाई का खर्चा अगर आप सालाना भी जोड़े तो आपको यकीन मानिए पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कितना कमाना पड़ता है और कितना पढ़ाई पर जो है लगाना पड़ता है। इतना पैसा वो नौकरी करके कमा भी नहीं पाते जितना उनको जो है यहां पर लगाना पड़ता है। अब नौकरी अगर अच्छी खासी तैयारी की और पा गए, बढ़िया कमा रहे तो ठीक है, वरना बहुत से लोग क्या होते हैं नौकरी के चक्कर में अपना बी प्लान भी नहीं रखते हैं और अपनी जो इनकम है उसका कोई दूसरा भी जरिया नहीं तलाशते हैं, जिसके चलते उनका समय भी जाता है और साथ ही साथ जो है उनका आखिरी टाइम पर आकर के ना तो नौकरी मिल पाती है इतनी बेरोजगारी के जमाने में, और ऊपर से कोई ऐसा धंधा पानी या काम करने से भी ऐसे लोग कतराते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो बचपन से ही सरकारी नौकरी, एक बड़े बड़े ख्वाब सब कुछ देख करके आगे बढ़ रहा है और वो बड़ा हो गया, जब वो जवान हुआ 25-26 साल का या 27-28 का भी, तो मान लो अब वो उसको नौकरी अगर नहीं मिल पा रही है तो छोटे मोटे जो धंधे व्यापार हैं उनको करने में भी उसको शर्म लगती है। उदाहरण मान लो दुकान खोलना या कुछ भी XYZ कोई भी काम, जबकि हर कोई जानता है अगर नौकरी करके मान लीजिए आप शिक्षा मित्र बन गए 10,000 रुपया आपको महीना मिल रहा, आंगनबाड़ी आप बन गई आपको 5-6 हजार रुपया महीना मिल रहा। अब इससे ज्यादा एक जो है बतासे बेचने वाला भी जो है कमा रहा है, वो डेली का 1000-1500 रुपया कमाने वाले ऐसे बतासे वाले पड़े हैं जो कमा रहे हैं। इससे ज्यादा भी वाले हैं, समोसे बनाने वाले 1000-1000 रुपया डेली कमा रहे हैं, वो बना रहे हैं। ऐसे ही तमाम लोग, कोई फिंगर चिप्स बना रहा है, कोई मोमोज बना रहा है, कोई रोल बना रहा है। यानी कहने का मतलब ये नहीं कहना चाहता कि यही आपको करना है, आप अपने धंधे तलाशिए लेकिन अपनी इनकम का जरिया कोई ना कोई तलाशिए। ये नहीं कि सिवाय केवल पढ़ाई 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 उसके बाद में आपका पास कोई बी प्लान भी नहीं है और आपने पूरी जिंदगी खपा दी, ना तो नौकरी हाथ आई और उसके बाद आप उस स्टेज पर पहुंच गए कि अब आप ये सोचते हैं कि मैं छोटा मोटा काम करूंगा तो रिलेटिव वाले, घर वाले ये सब क्या सोचेंगे। अरे दुनिया कुछ भी सोचे भाड़ में जाए, ये एक दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपकी उन्नति आप ही करोगे। कोई यहां पर आपको आपकी गरीबी में या आपके बुरे दिनों में
मदद के लिए दिखाई नहीं देता। जिस दिन आप कमाओगे, खुद से ही अपने पैरों पर खड़े होगे, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा आप ऐसे ही रहोगे। आप खुद सोचो, काम में कोई चोरी नहीं है अगर आप काम अपने मन से कर रहे हो। बेचने वाले, अभी आपको पता है, एमबीए की तैयारी करके, बीटेक की तैयारी करके लोग चाय की जो है यहां पर ठपरियां खोल रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अब क्या उनको शर्म नहीं लगती? एमबीए चाय वाला काफी फेमस है, आपने सुना होगा, लेकिन हर किसी को ऐसे मौके नहीं मिलते कि आप भी डिग्री लेकर के चाय वाला ऐसे करके शुरू हो जाओगे तो आपको भी फेमस मिल जाएगा। वो तो उसने कुछ नया किया पहली बार में, आप भी कुछ नया करिए और कोई काम करिए, तो वो आपके लिए एक मिसाल है कि मतलब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप उसको पूरे मन से करिए और उसमें सक्सेस मिलेगी। बस आपका जो काम करने का तरीका है वो बढ़िया होना चाहिए, वो एकदम जो है अच्छा होना चाहिए, वो जमाने के हिसाब से होना चाहिए। तो काम कोई भी करे। और बहुत से लोग क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते परेशान होते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, फिर गलत कदम उठाते हैं, कोई सुसाइड की तरफ भागता है, कोई कहीं भागता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ऐसे कदमों की तरफ कभी मत भागे। आप कमाने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, नौकरी में कुछ नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। नौकरी आपको सीमित पैसा देगी, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना कुछ का जो है अगर कुछ खड़ा करते हो, तो वो आपका जीवन भर का रहेगा और साथ ही साथ वो आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए भी आगे के लिए आप छोड़ के जाओगे। नौकरी कोई छोड़ के नहीं जाता। पहले क्या था, डेथ हो गई तो मां बाप की तो जो है नौकरी अगर कर रहे थे तो बच्चे को नौकरी मिल गई। अब ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप जो है नौकरी कर रहे हो, डेथ हो गई तो मिल जाएगा। डेथ हो, कौन चाहेगा भैया मां बाप की डेथ हो जाए तो उनकी नौकरी हमको मिल जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो हर कोई करके ही रिटायर होगा। तो मां बाप ने नौकरी की तो बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी थोड़ी देख के जाएंगे। लेकिन आप अपना कोई बिजनेस शुरू करते हो, कोई भी मां बाप, और वो अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत कर करके जाते हैं अपने जीवन में जितना भी, उसका लड़का उसके बिजनेस को शुरू से शुरू नहीं करेगा, जहां पर मां बाप छोड़ के गए उसके आगे से उसको बढ़ाएगा। तो फायदा इधर है ना कि उधर है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ो मत, शिक्षा आपको ज्ञान देती है। पढ़ने का तात्पर्य और ये जो नॉलेज बढ़ाने का वो आप रखिए केवल ज्ञान के लिए। बाकी नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं मिलती है तो क्या आ जाता है, उससे भी बेटर आप कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं, बस आपको कमाई की देरी है। मन लगा करके कामों को करिए, हर जगह सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, ये यकीन मानिए। और बाकी मैं नहीं कहता कि यहां पर भर्तियां कमाई है नहीं आएगी, सरकार रोजगार देना नहीं चाहती। अरे दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है, दे तब भी ठीक, ना दे तब भी ठीक। खुद को थोड़ा इंपॉर्टेंट बना करके रखो कि हम ये नहीं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। इस ऐसी सोच को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये लगता है। क्योंकि आने वाले वक्त में नौकरियां जो है इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि लोगों का जो काम है वो मशीनें भी छीन रही हैं। अब जो काम लोग कर रहे थे आज वो काम मशीनें कर रही हैं। जो काम लोगों को जो है पर हजारों हजार लेबर जो है का पैसा देना पड़ता था, आज वो एक एक घंटे में मशीनें कर देती हैं और उससे बहुत कम लागत में हो जाता है। तो यकीन मानिए आगे का भी जो भी होगा, जो कोई करवाएगा, वो सब जो है मशीनें ही काम को खींच रही हैं। चाहे वो आप कर्मचारियों की ही ले लो, कभी लेखपालों को आपने देखा था गांव गांव दौड़ते थे, फील्ड पर सब काम करते थे, दौड़ते दौड़ते नजर आते थे। अब क्या है, सब मोबाइल पर डेटा फीड हो गया, सब कुछ तो वहीं पर ऑनलाइन है, वहीं पर जोड़ा घटाया जा रहा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हर कोई रिकॉर्डों को जो है ऑनलाइन किया जा रहा है, सब निचले स्तर से ही रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहे हैं। पहले आंगनबाड़ी बहनों आप ही देख लो, आपके स्तर में सब रिपोर्टें बना करके सुपरवाइजर को देती थी, सुपरवाइजर आगे देती थी। अब क्या है, जो भी काम है पोस्टर ट्रैकर पर आप डायरेक्ट फीड कर दो, सुपरवाइजरों पर कोई काम ही नहीं रहा। तो ऐसे करके धीरे धीरे कर्मचारियों पर काम कम हो रहा है और जो भी है निचले पायदान पर बस उन्हीं को कोल्हू के बैल की तरह निचोड़ा जा रहा है। तो आप सोचिए, आपको ऐसा छोटा कर्मचारी बनकर के जीवन अपना बर्बाद करना है, या फिर मिलती है तो बढ़िया नौकरी करो जिसमें कुछ है, लेकिन अगर ऐसे ही मिलती है तो इससे फायदा है, मुझे तो लगता है कोई और काम कर लो यार जिसमें आपके पास पैसा भी हो। और पैसा है तो सब है, ये भी यकीन मानना, क्योंकि स्टेटस भले कुछ भी हो, नौकरी वाले छोटी मोटी पा गए, उसमें पैसा ढंग का है ही नहीं, तो आपका समय जाएगा और पैसा भी नहीं होगा। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, आप कुछ भी एटलीस्ट ढंग का कर ही नहीं सकते अपने जीवन में। इससे अच्छा है आप बिजनेस करो, उधर अगर आप सक्सेस मिलती है तो पैसा भी ज्यादा होगा, जो चाहोगे वो करोगे, जो चाहोगे आपके बच्चे करेंगे। और हर ये कहने के लिए चीजें हैं, पैसे ही से ही जो है हर कुछ होता है, सब कुछ पैसे से ही है। कहने के लिए बहुत से लोग कह देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो पैसा सब कुछ है। और पैसा जहां ज्यादा मिले आप उस साइड में भागिए, और ये कभी मत करिए कि हमको कमाने में दिक्कत, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम नहीं कर पाएंगे। अरे उससे अच्छा आप कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद।